तो ओके, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स पोलराइजेशन, दो चीज, एक डिफ्रैक्शन का छोटा सा पार्ट है, एक एक्सपेरिमेंट आपकी इसमें मेंशन किया है कि आप किस प्रकार से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। सो बेसिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लिट। सो आप क्या कर सकते हो, दो छोटे से रेजर ब्लेड, शेविंग ब्लेड रहते हैं ना, सो उनको इसको लाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अरेंज करके ऐसे दो ब्लेड्स अपन पकड़ सकते हैं उंगलियों में, ठीक है, और हाथों की मोशन से उनके बीच की गैप थोड़ी सी एडजस्ट हो सकती है। तो ऐसे थोड़ी सी स्लिट मिलेगी। सो व्हाट यू कैन डू इज, कहाँ पर तो एक हमारा ये फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब टिपिकली येलो सोडियम वाला, उसके सामने इस प्रकार से हमारी ये स्लिट धर कर, स्लिट इन द फॉर्म ऑफ टू रेजर ब्लेड्स, और हमारे आंखों के पास में लाते हुए आप देख सकते हो, अब ये स्लिट से लाइट निकलेगा। जैसे यहाँ से लाइट निकलने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा था, तो यहाँ से लाइट निकलने के बाद पैटर्न हमारे रेटिना पर तैयार होगा, और रेटिना पर अगर पैटर्न तैयार होता है तो आप बढ़िया से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपकी इसमें मेंशन किया है। ओके, पोलराइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइट। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें क्या पता है? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर? एग्जैक्टली, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स direction of electric field and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation of waves। ठीक है, अब होगा क्या, इन जनरल अगर हमने एक केस कंसीडर की कि ये मेरा एक प्लेन है, ये बोर्ड इज अ प्लेन, इस प्लेन में ये एक प्रकार की स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये पार्टिकल इसके इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डिस्टरबेंस दिया, ये वेव इधर प्रोपोगेट होगी, हम इसे एक्स डायरेक्शन कह रहे तो, और ये इसको परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो क्या ये वेव सिर्फ एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड है? इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही है? जेड प्लेन में कुछ है क्या? ये स्ट्रिंग अगर मैं झटका दे रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग तो यहाँ पर ही ऑसिलेट होने वाली है ना, ये इधर बाजू में आएगी क्या? ओके, दूसरी केस ऐसे हो सकती है कि मैं इस प्रकार से उसे ऑसिलेट करूंगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में कुछ रहेगा क्या? भी ये जाएगी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, अब उसके वाइब्रेशन जो होंगे वो जेड प्लेन में होंगे, इस एक्स वाई को परपेंडिकुलर ये जेड रह सकता है। ठीक है, सो इस प्रकार की वेव जो एक प्लेन में ही है उसको अपन प्लेनर वेव कहेंगे। ठीक है, और
अब ये इसकी x ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ये y डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स की मोशन हो रही है, सो इसको कहेंगे y पोलराइज्ड वेव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स सिर्फ y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। आया ध्यान में? ठीक है, सो ऐसा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ है क्या? नहीं है, बट समहाउ इसका एक कंपोनेंट अगर हमने एब्सॉर्ब कर लिया तो ऐसा हो सकता है, एंड दैट वेव व्हिच इज जनरली नॉट कन्फाइंड टू अ प्लेन, आप उसे इस प्रकार से एक प्लेन में कन्फाइन कर सकते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड वेव। ठीक है, पक्का? चलो इसके रिलेटेड कुछ चीजें लिख लेते हैं, मतलब ये कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ओके, पहले तो वेव की डायग्राम निकालो, इसका इक्वेशन लिख लेंगे, मतलब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी। बाय द वे, ये इक्वेशन देखा है हमने वेव्स में, ये इक्वेशन क्या देता है? पार्टिकल की y पोजीशन क्या रहेगी? पार्टिकल की, इट्स अ मैकेनिकल वेव, पार्टिकल की y पोजीशन क्या रहेगी एट एनी x एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। सो अगर मैंने इस x को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, तो t के साथ इसकी पोजीशन कैसे वैरी होगी, ये मुझे ये बताएगा। या अब मैं कोई टी फिक्स टाइम पर देख रहा हूँ, जैसे ये कंडीशन है, दिस इज अ फोटोग्राफ, सो किसी टी टाइम पर डिफरेंट एक्स की वाई पोजीशन क्या है, ये डायग्राम बता रही है। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड है, क्यों ए को वेव नंबर कहते हैं, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो हो गया। since the displacement since the displacement is at right angles to direction of propagation, since the displacement is perpendicular to direction of propagation, क्या कहा जाता है इन वेव्स को? डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोगेशन टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दो प्रकार के केस है, डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं लॉन्जिट्यूडिनल। अभी क्या हो रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्या लिखा है? सिंस द डायरेक्शन displacement is perpendicular to direction of propagation, the wave considered is transverse wave.
as displacement is in only y direction, as the displacement is in only y direction, it is often referred as y polarized wave. It is often referred as y polarized wave. ठीक है? If displacement is along a straight line, the wave is referred as linearly polarized wave. Linearly polarized wave. And as wave is confined to xy plane, it can be referred as plane polarized wave. ठीक है? If plane of vibration is changed randomly, if plane of vibration is changed randomly in very short interval of time, if plane of vibration change randomly in very short interval of time, then it is called as unpolarized wave. So देखो 5 टर्म लिखी है, समझ लेते हैं क्या कहा. ट्रांसवर्स मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर ऐसी कंडीशन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इनको कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव. ठीक है? फिर दूसरा पार्ट कहा कि अगर ये जो वाइब्रेशन है ये सिर्फ वाई प्लेन में है तो उसे कहा जाएगा वाई पोलराइज. ये जो दूसरी वेव हम कह रहे थे कि मैंने स्ट्रिंग को ऐसा 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 ऑसिलेट किया, ठीक है, या वाइब्रेट किया, तो इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये रहेगी जिसको हमने एक्स कहा है. ये वर्टिकल वाली वाई है तो ये रहेगी जेड, तो इसे आप जेड पोलराइज वेव कहोगे. ठीक है? देन ये एक ही स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं. इस पार्टिकल को मैं देखूंगा तो ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिनियरली पोलराइज्ड. ठीक है? और फिर क्या कहा कि ये वेव सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही है. इट इज कन्फाइंड, इट इज लिमिटेड टू दिस प्लेन, सो इसको हमने कहा प्लेन पोलराइज्ड. अब ऐसा हुआ कसं सर, वो बारबेक्यू के वीडियो देखे क्या टीवी पर, खाना खजाना या ऐसे सब शो में दिखाते हैं. सो वो क्या होता है, वो जो कुछ भी एक रॉड रहेगा उसको
पनीर रहेगा या मीट रहेगा, उसके पीसेस रहेंगे और वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है आग के ऊपर, होता है ऐसा। सो वहां पर क्या होगा, अगर वैसी कोई कंडीशन है तो अभी पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो घूमेगा तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे। सो क्या ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का प्लेन चेंज हो रहा है? ऐसे वेव को क्या कहेंगे? मतलब मैं पहले ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ। सो पार्टिकल के वाइब्रेशन की प्लेन अगर चेंज होते हैं तो उसको कहा जाएगा अनपोलराइज्ड वेव। क्या सही है? पक्का? अब एक बढ़िया चीज है विच इज कॉल्ड एज पोलरॉइड, जो हम सब देखते हैं। एक स्पेशल टाइप के चश्मे आते हैं, फोटो सन के ग्लासेस, कि जो धूप में जाते हैं तो ब्लैकिश हो जाते हैं, अदरवाइज क्लियर रहेंगे अंदर, रूम के अंदर आएंगे तो। या दूसरा, हमारे कार को एक फिल्म लगाई जाती है, पूरा का पूरा लाईट अंदर नहीं आए, इंटेन्सिटी कम हो. किंवा खिडक्यांना तुम्ही पाहता, खिडक्यांच्या काचांना, की असा लाईट असतो की थोड्याशा ब्लॅकिश कलरच्या दिसतात बाहेरून और अंदर आने वाले लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है. ठीक है, ये सब क्या है? या आपके गॉगल, इंटेंसिटी कम आती है ना लाइट की, धूप में अपन उनको यूज करते हैं. सो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब, दीज आर ऑल पोलरॉइड. ये सभी पोलरॉइड है. इनकी क्या खासियत है? तो इनकी मॉलिक्यूल, इनमें मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगी. हमारा लाइट जो आ रहा है इट इज अनपोलराइज्ड वेव. ठीक है, तो अगर मैंने चश्मा गॉगल पहन कर रखा है जिसमें पोलरॉइड है, सामने से लाइट आ रहा है जिसकी रैंडम सभी डायरेक्शन में मोशन हो रही है. सो अब ये पोलरॉइड क्या करता है? पोलरॉइड की क्या खासियत है? इनमें मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहती है. ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में अरेंज है, वो पार्ट ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो पार्ट ये एब्सॉर्ब कर लेंगे. सो मतलब क्या होगा? उस डायरेक्शन में ऑसिलेट या वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आगे जाएगी नहीं. फिर क्या होगा? उसको परपेंडिकुलर जो पार्ट है, उतने पार्ट की ही डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगी. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल अरेंज है ठीक से. ऐसा क्यों होता है? तो ये पोलरॉइड की खासियत है, ये मटेरियल ही ऐसा होता है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक के नीचे एक, या जैसे कैसे भी हो गया, एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये फिजिकली बताना थोड़ा मुश्किल है, बट देयर इज स्पेसिफिक अरेंजमेंट. सो वो ये सभी, उनको पैरेलल जो वाइब्रेशंस है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, उनको परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन है उनको जाने की परमिशन देते हैं. सो हुआ क्या? हमारे अनपोलराइज्ड वेव में से एक पार्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो गया, बचा हुआ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हुआ. सो आने वाले वेव का कुछ पार्ट एब्सॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट चला गया, इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा. क्या गॉगल के बाद यही होता है? और उसके थ्रू जाने वाली जो वेव है, अनपोलराइज्ड वेव का एक पार्ट एब्सॉर्ब कर लिया, तो वेव कैसे बनेगी? पोलराइज्ड वेव. लिनियरली मत कहो, पोलराइज्ड वेव. ठीक है, सो दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ये टिपिकल मटेरियल है जिनको हम पोलरॉइड कहेंगे, जिनमें मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है. ये अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जिस डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स अरेंज है, उस डायरेक्शन में आने वाली लाइट की हमारी डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, ये एब्सॉर्ब कर लेंगे. और वो एब्सॉर्ब होने के कारण जो पार्ट बाहर निकलेगा, ट्रांसमिट होगा, दैट विल बी पोलराइज्ड वेव. सो आने वाली वेव है अनपोलराइज्ड, उसके आगे की वेव रहेगी पोलराइज्ड वेव. सो ये हुआ एक सिंगल, अगर हमारे पास क्या कहेंगे पोलरॉइड है तो. सो अगर मैं इस प्रकार से डायग्राम निकालता हूँ, यहाँ से यही वेव आ रही है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इनके मॉलिक्यूल की कैसे अरेंजमेंट है, इसके आगे जो वेव जाएगी वो सिर्फ इसी प्रकार से दिखेगी. दिस विल बी प्लेन पोलराइज्ड वेव. अब इसके आगे का पार्ट इंटरेस्टिंग. ऐसा क्यों हुआ? तो इसके मॉलिक्यूल्स
इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है। सर ये ऐसा रहता है कि जाली जैसा? ऐसा नहीं रहता, आप समझने के लिए इसको ऐसा दिखा रहे हैं। अगर हमने इसके आगे और एक पोलरॉइड रखा, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल्स अगर इस प्रकार से अरेंज है, क्या होगा? ये वाला पार्ट भी एब्सॉर्ब हो जाए, आपको कुछ लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा, ये कंप्लीटली डार्क दिखेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर मैंने सिर्फ इसको रोटेट कर दिया तो ये अब क्या होगा? पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट। क्यों? क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन के एब्सॉर्ब कर सकते हैं? इसको परपेंडिकुलर, वो वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं। कौन सा पास कर सकते हैं? वर्टिकल वाला कंपोनेंट। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आगे जाएगा। ये वेव इस प्रकार से उतने के उतनी इंटेंसिटी की ही रहेगी। सो P1 ये पहला अगर पोलरॉइड है तो ये तो आने वाले इंटेंसिटी को हाफ कर देगा, एक डायरेक्शन की भेजेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एब्सॉर्ब कर लेगा। सो आने वाली इंटेंसिटी 50% हो जाएगी। इसके आगे डिपेंडिंग ऑन इसका एंगल कुछ भी रहे, इसका एंगल का कुछ इंडिपेंड इसके एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आने वाली वेव ये अनपोलराइज्ड वेव है। फर्क कब पड़ेगा? पहले के बाद अगर जब आप दूसरा पोलरॉइड लग रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन इसका ये जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, या ठीक है मैं बताता हूँ उसको क्या कहते हैं। सो ये जो डायरेक्शन है ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा कि कितना लाइट आगे ट्रांसमिट होगा। इसके बीच वाली कंडीशन आ सकती है क्या? अभी हमने इसको डायरेक्टली 90 डिग्री रोटेट कर दिया, अगर हमने 45 डिग्री रोटेट किया तो पूरे पास नहीं होगी, कुछ पार्ट पास होगा। एंड इसके बारे में पढ़ाई करके या इसके बारे में रिसर्च करके मालू ने एक लॉ दिया है। मालू नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, अपने मालू लेआउट वाले मालू नहीं, अमरावती के मालू साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया है विच इज कॉल्ड एज मालूज लॉ। और वो हमें बताता है कि डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ दिस सेकंड पोलराइजर, ठीक है, बाहर आने वाले लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, लिख सकते इसको। मटेरियल लाइक thin plastic sheets, coating provided on glasses of vehicles, windows, are Polaroid which consist of long chain molecules aligned in a particular direction. The characteristics of Polaroid
is that they absorb electric vectors electric vectors along the direction of aligned molecules. क्या कहा है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल अलाइंड है उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. सो इफ unpolarized light wave is incident on such polaroid then wave will get linearly polarized with electric vectors in a direction perpendicular to किसको परपेंडिकुलर रहेगी डायरेक्शन? in a direction perpendicular to direction of arranged molecule, perpendicular to aligned molecules. This direction is called as path axis of Polaroid. This direction is called as path axis of Polaroid. मतलब कौन सी डायरेक्शन जिसको जाने की परमिशन है वो, that is called as path axis of Polaroid. ठीक है? Okay. The intensity of polarized wave is given by Malu's law as I equal to I naught cos square theta. ये डायग्राम निकालनी है और इसको लिखना है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ.
देखो इसका मतलब समझा के देखो जरा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर थीटा क्या है समझ लो, पहले बाद में लिखो। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन, ना एक्चुअली किसके बीच का एंगल है थीटा? इसका जो पास एक्सिस रहेगा, इस डायरेक्शन में ये वेव बाहर आ रही है, हमें पता है। पहले पोलरॉइड का पास एक्सिस एंड दूसरे पोलरॉइड का पास एक्सिस, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, मतलब क्या, दोनों के पास एक्सिस सेम है, मतलब दोनों के भी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट सेम प्रकार की है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से पास हो सकते हैं वो यहाँ से 100% पास हो जाएंगे, इंटेंसिटी वैसे के वैसे ही रहेगी। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या, इसका जो पास एक्सिस है इसके पास एक्सिस से परपेंडिकुलर है। मतलब ये क्या करता है, यहाँ से जो वेव निकली उसको परपेंडिकुलर जो वेव्स ऑसिलेशन से डिस्प्लेसमेंट है उसको जाने को परमिशन देता है। पर ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमने ऑलरेडी एब्सॉर्ब कर लिया है, तो ऐसा कोई कंपोनेंट है कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो जाने वाला कोई लाइट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। सो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलरॉइड्स P1 एंड P2। पहले ये नीचे वाले लाइन का मतलब बता दो, फिर आगे का पार्ट बताओ। अब आगे का पार्ट लिखो। द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड वेव पासिंग थ्रू P1, मतलब किसकी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम? ये वाले, ठीक है। इज हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड वेव। ये जो पहली वेव है इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल विंगल सब कुछ चीजें, पहले एक बार पोलराइजेशन जब होता है, पहले बार मतलब पहले बार जब हम पोलराइज करते हैं तो सभी को छोड़कर ये इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है? हाफ। क्यों ऐसा? ये कैसी वेव है? अनपोलराइज, इसका कोई पास एक्सिस रहेगा पक्के से, पर ये जो आने वाला है ये ऐसे भी वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, सभी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है। सो थीटा कांस्टेंट है क्या? थीटा तो वेरी होगा 0 to 90, मतलब हमें इस टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। आपको इसका एवरेज पता है, हाफ, ठीक है। सो पहले की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है मतलब यहाँ की, तो इसके बाद की जो इंटेंसिटी रहेगी इसके हाफ रहेगी, पक्का, ठीक है। ये दिया है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। क्यों है वो भी हमारे ध्यान में आ रहा है। इसके आगे इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन पोलरॉइड्स। सो पहले बार अगर पोलराइजेशन होता है तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, उसके आगे आपके हाथ में है आपको वो कितनी रखनी है, डिपेंडिंग ऑन सेकंड पोलरॉइड, ठीक है। चलो अब लिख लो। आप लगे तो इसको इस प्रकार से अरेंजमेंट को जरा क्लियर भी दिखा सकते हो, इसकी और इसकी अरेंजमेंट सेम है इसलिए ये सेम प्रकार के आ रहे हैं।
सो देखो यहाँ पर दो पोलरॉइड दिखा है, P1 P2 P1 P2 P1 P2, एंगल 0। तो जो इंटेंसिटी P1 के बाद है वही P2 के बाद रहेगी। ये पूरा जैसा मतलब कोई डार्क नहीं, इंटेंसिटी उतनी रहेगी। इफ एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90, इंटेंसिटी कम रहेगी डिपेंडिंग ऑन एंगल। 0 के तरफ है तो इंटेंसिटी इस केस से कम रहेगी, टुवर्ड्स 90 है तो इंटेंसिटी इसके तरफ रहेगी। एंड अगर एंगल 90 है तो ये कंप्लीट डार्क रहेगा, कुछ भी लाइट पास नहीं होगा। ठीक है, चलो। सो देखो, पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करने के हमारे पास नेचर में कहाँ पर होता है, तो ये दो जगह पर होता है। हो गया दिक्कत। सो पार्ट वन इज रिफ्लेक्शन। कहाँ पर होगा? सो जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो पार्शियली रिफ्रैक्ट ट्रांसमिट होता है, पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या, आप पानी में आपकी इमेज देखते हो बिकॉज लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। एट द सेम टाइम आप उसका बॉटम भी देखते हो, बॉटम देख रहे हो बिकॉज लाइट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। सो वहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, सो ऐसे केस में हमें पोलराइज्ड वेव मिलेगी। दूसरा केस है जिसके कारण कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, विच इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वक्त भी इस प्रकार से पोलराइज्ड वेव मिलेगी। कैसे देखते हैं, मिटा दो इसे। इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं एग्जाम में, एंड दिस इज जस्ट लाइक वो परसेंटेज के सवाल आपने किए होंगे कि एक क्या कहते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पहले 30% डिस्काउंट था और फिर किसी ने वो 30% डिस्काउंट में परचेस करके फिर 20% प्रॉफिट में बेचा, तो एक्चुअली उसका प्रॉफिट कितना रहेगा। सो एक के बाद एक वैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि आने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई है, एक पोलराइड रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा इस एंगल पर रहेगा, तो अभी मिलने वाली इंटेंसिटी कितनी रहेगी। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, पहली तो 50% हो जाएगी, दूसरी डिपेंड ऑन एंगल, तीसरी और जो कुछ भी एंगल रहेगा उसके ऊपर। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों कौन सी इंटेंसिटी है। जब मैं ये इसके लिए अप्लाई करूंगा, आई नॉट ये रहेगी, आई ये रहेगी। यहाँ पर तीसरा आ गया तो आई नॉट ये है, आई ये है। आपको शुरुआत वाले ये इंटेंसिटी के कंपैरेटिव पूछते हैं। चलो, ओके, व्हाट इज स्कैटरिंग एग्जैक्टली?
क्या होता है स्कैटरिंग मतलब? क्या? वो तो रिफ्रैक्शन है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ वेरी फाइन ऑब्जेक्ट। स्कैटरिंग क्या है? स्प्लिट, वो तो डिस्पर्शन है। सो बेसिकली देखो, इसे ऐसा समझते हैं हम, ये कोई एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है, ये लाइट वेव आ रही है, ठीक है। सो ये लाइट वेव यहाँ पर जाने के बाद सभी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, या इसे कुछ जगह पर ऐसा कहा है कि एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एमिशन इट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दो डेफिनेशन दिखाई देगी, एक reflection in all possible direction because the particle size is very very small, या सेकंड कुछ जगह पर ऐसे डिफाइन किया है एब्सॉर्प्शन एंड री एमिशन, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने, दिस इज अनपोलराइज्ड वेव, ये रेड वाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डॉट मतलब इस प्लेन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए डॉट दिखाया है ऐसा एरो दिखाने की जगह पर, और ये इस प्लेन में भी वाइब्रेशन हो रहे हैं। सो दिस इज हमारी नॉन अनपोलराइज्ड वेव, ये यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर इस पार्टिकल पर क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के हमारे सभी पार्टिकल्स है, ये इसे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। हम यहाँ पर ऑब्जर्वर है, नीचे जमीन से दिखते हैं, अरे स्काई कैसा दिख रहा है। सो हम ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थी, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो गई। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको अपन अभी वाई डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है, और ये अगर एक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, सो वाई डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है ऊपर नीचे वाला, दैट विल गेट एब्सॉर्ब। सो अब जब ये वेव हमारे पास आएगी, तो इसको सिर्फ जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, मतलब इस प्लेन में वाइब्रेशन वाला कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि हमें ये भी पता है वेव जो प्रोपोगेट होती है, तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वेव के प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होती है। सो इस डायरेक्शन में, वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं रहता है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वैसे यहाँ पर रहेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये वैनिश हो जाएगा, ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रहेगा। और इसलिए इस प्रकार से स्कैटरिंग के बाद हमारे पास जो वेव पहुंचने वाली है, इट इज प्लेन पोलराइज्ड वेव, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल ने जिसने लाइट को स्कैटर्ड किया है, उसने ये जो कंपोनेंट था अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, पक्का। और फिर बचा कौन सा, जेड वाला, इसको परपेंडिकुलर, तो जेड वाला कंपोनेंट विथ दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये प्लेन पोलराइज्ड वेव हमारे पास आ रही है, ठीक है। दूसरा है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये भी इस प्रकार से कंपोनेंट रहेंगे, ये यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, अब होगा क्या, ये अगर रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। सो ये कंपोनेंट जो है वो वैनिश हो जाएगा, इसके पास सिर्फ इस प्रकार का कंपोनेंट रहेगा, एंड दिस विल बी अगेन प्लेन पोलराइज्ड वेव, ठीक है। एक सिंपल चीज हमें ध्यान में रखनी है,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में कोई कंपोनेंट रहता है क्या वाइब्रेशन का? नहीं रहता है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जैसे हम ये देख रहे थे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है। तो वैसे ही अगर दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये जो उसको पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन में, वो वाला कंपोनेंट यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण अब ये जो वेव रहेगी विच इज रिफ्लेक्टेड वेव, इट इज प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, यहाँ पर एक अगेन दूसरा लॉ है विच इज ब्रेवस्टर लॉ एंड इट इज कॉल्ड, उसके साथ एंगल जो है इट इज ब्रेवस्टर एंगल। देखो, ये अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा आई बी, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सो ये इस प्रकार से प्लेन पोलराइज्ड वेव हमें कब मिलेगी? जब reflected wave and refracted waves are perpendicular to each other। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो क्या मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी? देखो, ये कौन सा फेनोमेनन है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू, तो ये भी रहेगा आई बी। अब आई बी प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनकी सम कितनी है? 180। उसमें से ये वाला पार्ट कितना है? 90 डिग्री। सो इन दोनों की सम कितनी रहेगी? आई बी प्लस आर शुड बी इक्वल टू, सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये किसके लिए कंपल्सरी कंडीशन है? हाँ, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर रहने चाहिए, या जब रहते हैं तब हमारी रिफ्लेक्टेड वेव ये प्लेन पोलराइज्ड रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में फिर ये ऐसा कोई ना कोई कंपोनेंट बच जाएगा वाइब्रेशन का, या ये वाइब्रेशन ऐसे ही रहेंगे। और ये वेव ऐसे जाने वाली रहेगी। ठीक है, सो ये इस प्रकार से आपकी वेव प्लेन पोलराइज तभी रहेगी जब आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। उस केस में योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है उसको कहा जाता है ब्रेवस्टर एंगल, इसलिए इसको आईबी कहा है। अब ये इस केस में आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है हमारा? साइन आई अपॉन, मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस, ये क्या आ जाएगा? कॉस, दैट इज, तो इसका मतलब ऐसा है, अगर आपको प्लेन पोलराइज्ड वेव चाहिए तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी इक्वल टू tan ऑफ आई बी, या आपको प्लेन पोलराइज्ड वेव तभी मिलेगी जब tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पेयर, तभी जाकर ये इस प्रकार से मिलने वाला है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर टू फेनोमेनॉन which is scattering of light and दूसरा कौन सा है? partial reflection and refraction, जहां पर आपको प्लेन पोलराइज्ड वेव मिलेगी। अगर यहाँ पर लिख लो
और दूसरा हमने देखा था मालूज लॉ। ठीक है, चलो आज सिर्फ मैं आगे वाला जो पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ओके कर
तो देखो लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझ लो। यही तो होता है इसका। तो कल जो डिवाइसेस हम देखेंगे, दोज आर दिस थ्री डिवाइसेस। इसकी थ्योरी तो आपको आती है, आपने क्लास 10 पे भी पढ़ी है। इसका एनालिटिकल पार्ट हमें देखना है, उसके लिए सिर्फ इनका पर्पस थोड़ा समझ लो। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है? सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है। इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर 9x या 10x मैग्निफिकेशन मिलता है। उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ये दोनों केस में ऐसा है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लोज है हमारे आंखों के, उसकी इमेज पीछे फॉर्म हो रही है। जैसे ऐसा कुछ तो होता है ना, कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरे फोकस से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड जाता है। एज दे आर डाइवर्जिंग, ऑब्जर्वर को लगता है कि ये पीछे वाले एक पॉइंट से आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वर करके हूँ, तो पहले मेरे ऑब्जेक्ट मेरे आंखों के पास में था, पर अब उसकी इमेज पीछे फॉर्म हो रही है। ठीक है। फायदा क्या है? तो अब जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज लार्जर। सो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेम। अब इसको, अब पहले हम इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं, फिर उस इन्वर्टेड रियल इमेज को हम फिर से मैग्नीफाई करते हैं। सो यहाँ पर आप और मैग्निफिकेशन बढ़ाते हो। सो ये दोनों में अपना फायदा क्या है? तो हमारा फायदा ऐसा है कि इस ऑब्जेक्ट को हम हमारे आंखों के बहुत पास में ला सकते हैं। सिंपल पार्ट है। आपने एपरेंट साइज वाला पार्ट पढ़ा होगा, एपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा है क्या कभी? तेजल असे हात कर, माझी हाइट किती है? एवढीच। क्या मैं सही में इतना सा हूं क्या? फिर क्यों ऐसा दिख रहा है? आप करो, एवढ्या याच्यात नाही मावत। किती आहे हाइट? कर ना का? हाँ। सो वहां पर इतना सा हूँ, यहाँ पर इतना हूँ, शायद से यहाँ वाले लोगों को इतना लगूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विथ ह्यूमन आई। मतलब ये अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पर, सो ये ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा लगेगा, जैसे आपके केस में है। जैसे आपके केस में आपको ये अपीयर होगा। सो ये एंगल छोटा है तो ऑब्जेक्ट छोटा लगेगा, इसलिए वो अपनी एज की बस दूर है तो छोटी सी लगती है, पास में आ जाती है तो बड़ी लगती है। और वो छोटा सा इंसेक्ट जब आंखों के पास में आ जाता है तो एकदम बड़ा लगने लगता है। सो इट डिपेंड्स ऑन एंगल सबटेंडेड। सो वैसा ही अब दिक्कत क्या है? हम ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो वो बड़ा अपीयर होगा, बट देन देयर इज लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? 25 सेंटीमीटर इज अवर नियर पॉइंट, उससे और करीब लाया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस तान पड़ेगा। सो हम उतना पास में नहीं ला सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऑब्जेक्ट को तो पास में लाना है, पर हमें ऑब्जेक्ट को नहीं, इमेज को देखना है। सो अगर इमेज पीछे फॉर्म हुई है तो हम इसे देखेंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास में आया, पास में आया तो एंगल बड़ा हो रहा है। सो ये हमें परमिशन देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और कम हो जाए, सो दैट एंगल सबटेंडेड विल बी लार्जर, सो दैट हमें ये बड़ा दिखेगा। टेलीस्कोप इज कंप्लीटली डिफरेंट। मून ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बट एज इट इज बहुत बहुत दूर है, ये एंगल सबटेंडेड बहुत छोटा है। सो हमारी क्या इच्छा है कि ये थोड़ा सा पास में आ सकता है क्या? ठीक है। सो दैट एंगल सबटेंडेड विल बी लार्जर,
सो हम उसे जरा थोड़ा सा क्लियरली देख सकेंगे, क्योंकि आपको पता है दूर से देखेंगे तो हाथ की लाइंस ध्यान में नहीं आती है, पास में देखते हैं तो हाथ की लाइंस ध्यान में आती है, ठीक है। बट अगेन अब यहाँ पर लिमिटेशन है, लाइट कम है तो ये लाइन ठीक से दिखेगी क्या, नहीं। सो हमें इनफ लाइट भी चाहिए, ठीक है। सो टेलीस्कोप ये काम करते हैं, टेलीस्कोप ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं, सो दे रिड्यूसेस डिस्टेंस, सो दैट रिजोल्यूशन बेटर रहेगा, हम उसे क्लियरली देख सकते। बट यहाँ पर सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये ऑब्जेक्ट इतने दूर है कि वहां से आने वाला लाइट बहुत 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 कम है। तो जैसे इस रूम में अभी आप लाइट बंद कर दो और ये सामने वाले लोगों को कहो कि हाथ की लकीरें देखो, ध्यान में नहीं, ध्यान में आएगी। दोनों तीनों लाइट ऑन कर दो फिर देखोगे तो आपको वो क्लियरली दिखाई देगी। सो लाइट ज्यादा रहा तो क्या हो रहा है, लकीरें चेंज हो रही है क्या, फिर क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनसाइड आई इज इंक्रीजिंग। वो लाइट इंक्रीज हो गया तो ये हमें इसका रिजोल्यूशन ये हमें क्लियरली दिख रहा है। सो टेलीस्कोप ये करता है, बट ज्यादा लाइट आना चाहिए, इसके लिए ओपनिंग बड़ा रहना चाहिए। इसलिए आप टेलीस्कोप में देखते हो ये बड़े बड़े ओपनिंग होते हैं। वो कॅमेरा की लेन्स दूर से जिथे डिस्कवरी नॅशनल जियोग्राफी पर दाखवतात, उस पहाड़ी पर बैठा हुआ कोई तो लेपर्ड उसको शूट करना रहता है, वो इतना बड़ा ट्राइपॉड, इतनी बड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंस लेकर बैठा रहता है। उसका देखो आप जो ऑब्जेक्ट की तरफ वाला पार्ट है वो इतना बड़ा रहता है, काफी हेवी रहती है वो लेंस। एक मैचेस में दिखाते हैं उनको, स्पेशली माउंटिंग रहते हैं दो दो, पाठीमागे एवढसा छटाकभर कॅमेरा, लेन्स एवढी मोठी, ठीक है। सो इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। वो लेंस का ही वजन इतना रहता है कि नहीं कर सकते अपन। सो कैमरा में पकड़ कर रखने की कोशिश की तो टूट जाएगा, तो लेंस को रेस्ट करना पड़ता है। कैमरा रहेगा 30-40 हजार का और लेंस रहेगी 2 लाख की, ठीक है। सो ये टेलीस्कोप वाला पार्ट है। अब इन तीनों को अब ये समझने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, जब इसका एनालिटिकल एनालिसिस हम करते हैं तब थोड़ी सी वाट लगती है, कल वो देखेंगे।